आइए सुनते हैं रक्त पिपासा भाग 2, जिसे लिखा है युगल सिन्हा ने और आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। सुने और सुनाए लोटस से व्यू हिंदी कहानियां। रक्त पिपासा भाग 2। सुपहा एवं गढ़वा गांव सुबह के उजाले के साथ ही रहस्य, भय एवं आशंकाओं के बादलों से घिर गया था। अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद अपनी टीम के साथ उस मकान में अभी भी छानबीन कर रहे थे। अभी तक लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। धीरे धीरे आसपास के सभी गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले इस मकान के पास एकत्रित होने लगे थे। पुलिस वालों ने सभी लोगों को मकान के बाहर ही रोक दिया था और किसी को भी अंदर जाने की सख्त मनाही कर दी गई थी। बगल के शहर के हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेजने के लिए खबर कर दी गई थी। उसी समय गढ़वा गांव के सरपंच मुनि तिवारी अपने परिवार के साथ घबराए हुए वहां पहुंचे और मकान के अंदर जाने के लिए जिद करने लगे। बात बढ़ता देखकर हवलदार श्याम रजक ने अंदर जाकर इंस्पेक्टर अमर सिंह को इसकी सूचना दी। अमर सिंह ने पूछा, वो लोग अंदर क्यों आना चाहते हैं? सर, उन लोगों का कहना है कि उनकी बेटी सुबह से नहीं मिल रही है। वो सभी जगह अपनी बेटी को ढूंढ चुके हैं और उन्हें आशंका है कि... ठीक है, केवल सरपंच तिवारी जी को ही अपने साथ लेकर आओ। तिवारी जी की जैसे ही नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे, मगर उन्हें लाश के करीब जाने की और उसे छूने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि लाश के पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम भी होना था। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई और अपने साथ लाश को लेकर चली गई। अमर सिंह सरपंच तिवारी जी से बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर उनका तथा उनके परिवार की हालत देखकर अभी पूछना उचित नहीं समझा। पोस्टमार्टम के बाद तिवारी जी को उनकी बेटे की लाश सौंप दी गई और दूसरे दिन सुबह में दाह संस्कार गांव वालों की उपस्थिति में कर दी गई। अमर सिंह ने इस घटना की सूचना अपने जिला अधिकारी एसपी वीरेंद्र प्रताप को दे दी थी। वीरेंद्र प्रताप ने इसकी पूरी तरह से छानबीन करने तथा इस संबंध में संपर्क में रहने का आदेश दे दिया था। शाम में अमर सिंह ने अपने सहयोगी पंडित शिव प्रसाद के साथ सरपंच तिवारी जी के घर पर पूछताछ के लिए गए। तिवारी जी अभी भी दुखी थे और उनके आंखों में आंसू छलक रहा था। सांत्वना देने के बाद अमर सिंह ने पूछा, सरपंच जी, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी गायब है? दरअसल सुबह की चाय मेरी बेटी ही बनाती है और कमरे में अंदर आकर मुझे तथा अपनी मां को चाय दे जाती है, मगर काफी देर तक जब वो नहीं आई, उसके कमरे के दरवाजे पर जाकर मैंने आवाज लगाई, रूपाली बेटा उठ जाओ, आज इतनी देर तक सो रही हो। मगर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने अंदर जाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। घर के अंदर चारों तरफ खोजने के बाद मैंने पाया कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। मैं सख्ते में था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने बगल के पड़ोसी से इस संबंध में बात की, शायद किसी वजह से वो वहां गई हो। तब मुझे पड़ोसी ने गांव में हो रही चर्चा के संबंध में बतलाया। अमर सिंह ने रूपाली का कमरा देखने की इच्छा जाहिर की। रूपाली का कमरा घर के आंगन के पीछे वाले दरवाजे के बगल में था। कमरे का मुआयना करने के बाद अमर सिंह दरवाजा खोलकर मकान के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। मकई का खेत सामने लहलहा रहा था और एक पगडंडी बगल के गांव के बाहर की ओर जा रही थी। अमर सिंह ने पंडित शिव प्रसाद से बोला, अरे यार पंडित जी, ना तो कमरा में ही ना ही यहां कोई भी जोर जबरदस्ती का निशान है, तो क्या रूपाली किसी वजह से स्वयं ही बाहर गई थी? सर, हो सकता है उसने पीछे से कोई आवाज सुनी हो और दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश की हो, मगर वो अपने पिताजी को भी तो उठा सकती थी। वो रात में अकेले बाहर क्यों निकलेगी? तिवारी जी भी इस संबंध में कुछ नहीं बता पाए।
रूपाली का रात में घर से बाहर जाने के रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी था। मुनि तिवारी के घर से लौटकर थाना पहुंचने पर हवलदार रजक ने बताया, सर, कोई शंकरा नाम का एक युवक आपसे मिलने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, उसे मेरे ऑफिस में भेज दो और साथ में 3 कप चाय भी भेजवा देना। क्यों पंडित जी, चाय तो पीजिएगा ना? हाँ सर, जरूर। अमर सिंह पहले भी शंकरा से मिल चुका था। शंकरा बीए पास करने के बाद नौकरी करने के बजाय गांव में ही रहकर आधुनिक ढंग से खेती करने का निर्णय लिया था। उसे अपने सुपाहा गांव से बहुत प्यार था और हर सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहकर भाग लेता था। थोड़ी देर में वो इंस्पेक्टर अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद के सामने बैठा था। अमर सिंह ने नोट किया, शंकरा काफी उदास और दुखी नजर आ रहा था। अमर सिंह ने पूछा, हाँ बोलो शंकरा, क्या बात है? सर, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, मगर साथ में मेरा यह निवेदन है कि यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। पंडित शिव प्रसाद ने कहा, हाँ ठीक है, मगर पहले अपनी बात तो कहो। काफी हिचकते हुए शंकरा ने बतलाया, हम दोनों रात में उस 3 मंजिला मकान से थोड़ी दूर पर जो एक टीला है, उसके नीचे छुप छुप कर मिला करते थे। रात में जब सब सो जाते थे तो रूपाली अपने घर के पीछे वाला दरवाजा खुलकर उस टीला के नीचे आ जाती थी। उस रात भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद हर दिन की तरह मैं खेतों में छुपते हुए अपने घर लौट गया था और रूपाली भी अपने घर की ओर चली गई थी। दरअसल मुझे उसको उसके घर तक पहुंचाकर आना चाहिए था, तब शायद आज वो जिंदा होती। और कोई विशेष बात जो तुमने आसपास कुछ नोटिस किया हो? सर, एक बात तो है, मगर हो सकता है वो मेरा दृष्टि भ्रम हो। दरअसल लौटते वक्त मैंने एक जगह ऐसा महसूस किया था मानो कोई आकृति हवा में तैरती हुई थोड़ी दूर से गुजरी हो। शंकरा के जाने के बाद अमर सिंह ने पंडित शिव प्रसाद से कहा, आखिर ये हवा में तैरती हुई आकृति का क्या रहस्य हो सकता है? सर, ये तो कोई भूत प्रेत का चक्कर दिखता है। अरे यार पंडित, फिर वही बात, ये भूत ऊत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर का डर होता है और कुछ नहीं। इस तरह दोनों काफी देर तक इस विषय पर बात करते रहे, मगर किसी नतीजा पर नहीं पहुंच सके। अमर ने कहा, मगर पंडित जी, कुछ तो हमें रास्ता निकालना ही होगा ताकि उस खूनी को हम पकड़ सकें। कुछ सोचते हुए अमर सिंह ने कहा, पंडित जी, आपने और मैंने खूनी की एक झलक देखी है। क्यों ना हम इस गांव तथा आसपास के गांवों के ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिसका कद, काठी, बाल, आंख, चेहरा आदि उस खूनी से मिलता जुलता हो, और फिर उन सभी लोगों पर कुछ दिनों तक हमारे आदमी नजर रखें, और अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो हमें खबर करें। खूनी असामान्य रूप से काफी लंबा था और इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप शंकरा को एक बार फिर कल थाना बुलाइए। वो सामाजिक कार्यों में भाग लेने के कारण काफी लोगों के संपर्क में रहता है और इसलिए सूची बनाने में वो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है सर, कल उसे 12 बजे बुलाता हूं। शंकरा ठीक 12 बजे थाना में अमर सिंह और शिव प्रसाद के सामने मौजूद था। सबसे पहले अमर सिंह ने बात शुरू की। शंकरा, कल तुमने एक राज हम लोगों के सामने बतलाया था और आज हम तुम्हें एक राज बतलाने जा रहे हैं, और तुम भी इस संबंध में किसी से कोई चर्चा मत करना। देखो, दरअसल हम दोनों यानी मैं और पंडित शिव प्रसाद ने खूनी की एक झलक देखी है, और फिर पंडित शिव प्रसाद ने खूनी तक पहुंचने के लिए अपनी योजना के बारे में बतलाया। अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद ने शंकरा को खूनी के बारे में बतलाया कि उसकी लंबाई लगभग 6 फीट 2 इंच या 3 इंच होगी। हट्टा कट्टा शरीर, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, बड़े बड़े बाल जो अगर चेहरा पर लटके तो करीब करीब उसको ढक ले, बड़ा ललाट, दाढ़ी, खड़ा नाक। बहुत देर सोचने के बाद शंकरा ने कहा, सर, मेरी नजर में इस तरह के 4 आदमी हैं। एक तो गढ़वा गांव में हुंटा नाम का खेतों में काम करने वाला मजदूर है जिसे लोग पगला भी कहते हैं,
ऐसे तो वो ठीक है, बल्कि दूसरे लोगों की अपेक्षा तो ज्यादा तेजी से काम करता है, मगर कभी कभी उस पर अजीब सा दौरा पड़ने लगता है। वैसी हालत में उसका शरीर अकड़ जाता है, बालों को नोचने लगता है, आंखें लाल हो उठती हैं और सबको पागलों की तरह घूरने लगता है। बहुत मुश्किल से जब उसे रस्सी से बांध देते हैं तब जाकर वो कुछ देर बाद शांत हो जाता है। एक इसी गांव में जमाल नाम का मुस्लिम लोहार है जो लोहा का काम करता है। एक गढ़वा गांव से सटा छोटा गांव चनरवा के मुखिया शैली बहेरा हैं। एक और इस कदकाठी के हैं, लेकिन उनका इस घटना से कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए यार शंकरा, तुम नाम बतलाओ, हम समझ लेंगे। हिचकिचाते हुए शंकरा बोला, सर साधु विश्वेश्वर दास, मगर इस संबंध में उनका नाम लेना एक तरह से पाप ही होगा। तुम ठीक कहते हो। अच्छा शंकरा, अब तुम जा सकते हो, और हाँ, अगर कोई और जानकारी तुम्हारी नजर में आती है तो तुम हमें जरूर बताना। हाँ हाँ जरूर सर। ठीक है, तुम चलो। शंकरा के जाने के बाद हवलदार रजक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाकर अमर सिंह को दिया। रिपोर्ट में कुछ खास नहीं था। रूपाली की मृत्यु गला दबाने, दांतों से गला का नस काटने एवं पूरे शरीर से अधिकतम खून निकल जाने से ही हुई थी। अमर सिंह ने पंडित जी से कहा, आप अपने 4 खास आदमी इन चारों पर, जिनका नाम शंकरा ने सुझाया है, 24 घंटा निगरानी के लिए लगा दीजिए, और यह निगरानी 1 हफ्ता लगातार चलनी चाहिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। मगर 1 हफ्ता निगरानी का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सभी चारों संदिग्धों का दिनचर्या सामान्य था। साधु विश्वेश्वर दास पर निगरानी रखने वाले ने बतलाया कि इस बीच में साधु आश्रम से एक बार चनरवा गांव गए थे। किसी लड़का पर प्रेत का साया आया था और वो उसी का मंत्रों द्वारा इलाज करने गए थे। आगे क्या करना है, अमर सिंह कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय के साथ सभी लोग इस घटना को किसी भूत प्रेत से जोड़कर भूलने लगे और फिर सब सामान्य हो गया। आज सुबह गांव की नैनी बहुत खुश थी, क्योंकि कल उसके लहलहाते मकई के खेत की कटाई होनी थी। उसके पति जग्गा ने मकई को मंडी में बेचकर उसको एक सोने की अंगूठी दिलाने का वादा किया था। वो खुशी खुशी जग्गा के लिए रात का खाना लेकर खेतों की ओर जा रही थी। वो वहां मचान पर रात भर फसल की रखवाली कर रहा था। दरअसल रात में जानवरों द्वारा फसल को बर्बाद करने की घटना आए दिन होती रहती थी, और कभी कभी फसल तैयार हो जाने पर चोर भी उसे काट कर ले जाते थे। वो जैसे ही खेत के पास पहुंची, उस मचान से उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर मचान पर पहुंची। उसने देखा एक आदमी जग्गा पर झुककर उसका गर्दन दबा रहा था। वो जोर से चिल्लाई, कौन है? और तभी वो आदमी पलट कर देखा। लालटेन की मध्यम रोशनी में नैनी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका वहशी चेहरा देखकर वो बेहोश होते होते बची। हिम्मत कर वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को बुलाने लगी। जब तक गांव वाले घर से निकलकर वहां पहुंचते, वो आदमी चक्का को उठाकर खेतों के बीच कूदकर लोगों की नजर से गायब हो गया। गांव वाले खेत में उस वहशी मानव तथा जक्का को टॉर्च की रोशनी में खोजने लगे। वो आदमी तो कहीं नहीं मिला, पर जक्का की क्षत विक्षत लाश खेतों के बीच मिली। थाना को इस संबंध में सूचना दे दी गई। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए और छानबीन में लग गए। जग्गा के लाश की स्थिति वही थी जैसी रूपाली की पाई गई थी। वही गर्दन पर दांत के निशान, चेहरा खून से सना हुआ और पूरे शरीर में खून का ना होना। गांव में शोक, भय और दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया। नैनी का रो रो कर बुरा हाल था। पूछताछ में कुछ भी पता ना चल सका। नैनी ने उस आदमी के बारे में जो कुछ भी बतलाया, वो पहले से ही अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद को पता था। अमर सिंह ने इस घटना की भी सूचना अपने जिला एसपी वीरेंद्र प्रताप को दे दी थी। वीरेंद्र प्रताप इस सूचना से काफी चिंतित हो गए। उन्हें अब ये मामला किसी सीरियल किलर का लगने लगा था। वो समझ गए कि इस मामले को सुलझाना अमर सिंह के अकेले के बस का नहीं है और इस संबंध में कुछ विशेष करने का सोचने लगे। दूसरे दिन थाना में दोनों अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद
इस केस के संबंध में फिर से सोच विचार कर रहे थे कि तभी जमाल लोहार वहां पहुंचा। अमर सिंह ने पूछा, कहो जमाल, कैसे आना हुआ? सलाम साहब। सर, कल जब मैं दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था तो गांव वालों का हल्ला सुनकर मैं उस खेत की ओर भागा था। मैंने दूर से ही देखा कि सभी लोग खेत को चारों तरफ से घेरे हुए थे और टॉर्च की रोशनी में कुछ खोज रहे थे। मैं दौड़ता हुआ खेत की तरफ भागा। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मेरे दौड़ने की वजह से टॉर्च की रोशनी ऊपर नीचे हो रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक आकृति पर पड़ी सर। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हवा में तैरता हुआ जा रहा हो। मैंने सोचा शायद ये बात आपके किसी काम का हो और इसीलिए। जमाल, क्या तुम वो जगह हम लोगों को दिखला सकते हो जहां पर तुमने उसे देखा था? उसके हां कहते ही अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद उसे जीप में बैठाकर उस जगह की ओर निकल पड़े। जमाल उन दोनों को उस जगह पर ले गया। जमाल, तुम किस तरफ से आ रहे थे और करीब किस जगह पर थे? वो आकृति कहां पर थी और फिर वो आकृति किस ओर चली गई? जमाल जो कुछ भी जानता था उसने सब कुछ बतलाया। अमर सिंह और पंडित शिव प्रसाद दोनों ही यही सोच रहे थे कि आकृति जिस ओर गई थी उस ओर गांव से बाहर साधु विश्वेश्वर दास का आश्रम था और रास्ते में पागल हुंटा का भी घर था। जमाल को वहीं से घर भेज दिया गया और दोनों इंस्पेक्टर थाना लौट गए। रहस्य, एक और खून। वैश्य दरिंदा कौन था? हवा में तैरती आकृति का रहस्य। आसपास के सभी गांवों में दहशत का माहौल। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुने रक्त पिपासा भाग 3।